आज हमने 9th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है, जिसमें हमने सिर्फ एटम के बारे में पहले पढ़ना है कि एटम होता क्या है। ठीक है, एटम की शक्ल और सूरत कैसी होती है, एटम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये हमने पढ़ना है आज। ठीक है, एटम क्या है। एक साइंसदान था डाल्टन, उसने क्या कहा था कि डाल्टन एक साइंसदान था, उसने कहा था एटम ना इंडिविजिबल है। इंडिविजिबल का मतलब क्या है, ना काबिल तकसीम, जिसको तकसीम ना किया जा सके। ठीक है, जिसको तकसीम ना किया जा सके उसने ना एटम के बारे में ये कहा था। उसके बाद इसने क्या कहा था कि एटम जो होता है ना वो हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा सख्त, जिसको हम उर्दू में बोलेंगे हार्ड होता है। और एक तीसरी इसने बात वो भी वैसे ही है, वो मतलब कि ये स्फेरिकल होता है, मतलब डेंसी स्फेरिकल होता है, डेंसी स्फेरिकल स्फेयर डेंसी स्फेयर होता है, मतलब कि डेंसी का मतलब भी होता है ठोस होना, सख्त होना, और स्फेयर का मतलब होता है किसी गोल चीज़ को कहते हैं। ठीक है, गोल, इसको कहते हैं स्फेयर। स्फेयर गोल होता है और डेंसी मतलब होता है ठोस। इसने जो डाल्टन था, इसने कहा था कि जो ये एटम है ना ये तो इंडिविजिबल है, एक ये बात बताई इसने एटम को देखकर। उसके बाद उसने कहा ये हार्ड होता है। ठीक है, तीसरी बात इसने कही थी कि ये गोल होता है। ठीक है, उसके बाद इसने यही 3 एटम की शक्ल देखकर इसने बस यही कह दिया कि एटम ऐसा होना चाहिए। ठीक है, मतलब इसने सोचा। उसके बाद इसने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। उसके बाद बहुत सारे जो थे साइंसदान, उन्होंने इसके तर्जुबात, इसके मतलब जो मुशाहदात थे, एक्सपेरिमेंट थे, उसको लेकर ना बहुत ज़्यादा तर्जुबात किए। ठीक है, और उसके बाद उसने 19वीं सेंचुरी तक क्या हुआ था कि 19वीं सेंचुरी तक बहुत सारे जो साइंसदान थे ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा मुशाहदात किए थे। इसके लास्ट तक जो एटम है ना, उन्होंने कहा था कि एक एटम है ना, अगर स्फेरिकल है, उसके अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, इन्होंने कहा था कि 19वीं सेंचुरी के आखिर तक इन्होंने कहा था कि एटम के अंदर जो एक स्फेरिकल है, जो डाल्टन ने बताया था, उसके मुताबिक जो एक स्फेरिकल शक्ल का होता है वो उसके अंदर ना सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते थे। इनका मुशाहदात उन्होंने कर लिए थे साइंसदानों ने 19वीं सेंचुरी के लास्ट तक। ठीक है, उसके बाद अब हमने स्ट्रक्चर की बात कर ली कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, डाल्टन के मुताबिक, एक साइंसदान जो डाल्टन था उसके मुताबिक हमने उसकी शक्ल और सूरत की थोड़ी सी बात कर ली। ठीक है, अब उसके बाद जो साइंसदान थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करते रहे। उन्होंने कहा कि एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं। वो जो एटम के अंदर पार्टिकल्स पाए जाते हैं ना, फिर वो 2 साइंसदान थे। ठीक है, एक था गोल्डस्टेन, जिसका गोल्डस्टेन था, और एक था जे थॉमस था और गोल्डस्टेन था। ठीक है, ये 2 साइंसदान थे जिसने एटम है ना, उन्होंने कहा था, जो डाल्टन था उसने तो कहा था ये स्फेयर की तरह का होता है, गोल। ठीक है, इन्होंने जो एक गोल्डस्टेन था और जे थॉमस था, इसने क्या किया, एटम के अंदर ना उन्होंने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त किए। ठीक है, इन्होंने ना कुछ पॉजिटिव पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन के अंदर दरियाफ्त किए। इन्होंने कहा कि एटम के अंदर ना इन्होंने कहा कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ये गोल्डस्टेन था एक साइंसदान, और एक जे थॉमस था जिसने ये मुशाहदात किए थे। ये जो गोल्डस्टेन था इसने प्रोटॉन दरियाफ्त किए थे। इसने 1886 में गोल्डस्टेन ने डिस्कवर्ड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन्स। पॉजिटिवली चार्ज मतलब जिनके ऊपर वो पार्टिकल्स जो जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो दरियाफ्त किए थे गोल्डस्टेन में। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स मतलब इन 1897 में जे थॉमस ने फाउंड इन एन एटम द नेगेटिवली चार्ज, मतलब एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स दरियाफ्त किए थे, नॉन हैज़ इलेक्ट्रॉन्स। इसने इलेक्ट्रॉन्स दरियाफ्त किया था। और अगर आप देखें गोल्डस्टेन, ये याद करने की थोड़ी सी ट्रिक है ताकि इंसान को मतलब ना कन्फ्यूजन ना हो। बाज़ औक़ात गोल्डस्टेन और जे थॉमस दोनों ने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो दरियाफ्त किए थे, लेकिन वो याद करने में थोड़ी सी मिस्टेक ना हो, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे कि गोल्ड स्टेन, गोल्ड में देखो ओ आता है, ई एक बार बस आता है। ठीक है, और इसने क्या दरियाफ्त किए थे, प्रोटॉन्स, ओ 2 ओ दरियाफ्त किए थे। इसके पास एक ओ था, इसने 2 ओ वाले मतलब कि प्रोटॉन दरियाफ्त किया था। और इसी तरह जो थॉमस था, जे थॉमस, इसके थॉमस नाम में ई नहीं आता था, तो इसने क्या किया कि इसने ई दरियाफ्त किया, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स दरियाफ्त किए।
ये कोई रूल नहीं है कि मतलब ऐसे हुआ होगा कि गोल्डस्टेन या जे थॉमस ने इसलिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त। ये बस एक छोटी सी ट्रिक है याद करने की कि गोल्डस्टेन ने क्या दरियाफ्त किया था और जे थॉमस ने क्या किया था। अब ऐसे स्पेलिंग लिखोगे आपको पता चल जाएगा। देखो इसके में ई नहीं आता, जी के बाद ई नहीं आता, ठीक है। तो इसने क्या किया, मतलब ओ एक मरतबा आता है तो इसने प्रो मतलब 2 बार ओ लेके आया, मतलब कि इसने प्रोटॉन्स दरियाफ्त किए, ठीक है। ई इसके जो फार्मूले में देखो ई लास्ट पे आता है, ठीक है। तो इसने ओ दरियाफ्त किया, ई है इसके पास, ओ इसने दरियाफ्त किया प्रोटॉन्स। और थॉमस के पास ई नहीं आता स्पेलिंग में, ठीक है ना, ई नहीं आता तो इसने इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त किया, मतलब इसने वो चीज़ दरियाफ्त की जो इसके स्पेलिंग में नहीं आ रही थी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स दरियाफ्त की, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, इसके प्लम्पिडिंग थ्योरी भी जे थॉमस ने दी थी। इसने इससे मतलब जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की दरियाफ्त से ये तो पता चल गया कि मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी एटम में बेसिक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, बहुत बुनियादी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और उसके साथ ही जो जे थॉमस था उसने प्लम्पिडिंग थ्योरी दी थी, अपनी प्लम्पिडिंग थ्योरी। इसके मुताबिक उसने क्या कहा था कि ही पोस्टुलेटेड दैट एटम्स वर सॉलिड। एटम क्या है, वो एक सॉलिड चीज़ है, ये तो जो डाल्टन था उसने भी हमें कह दिया था। और स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज विद थिनी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, मतलब नेगेटिव पार्टिकल कहते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होता है पार्टिकल जो एटम होता है, लेकिन इसके अंदर ना थिनी छोटे छोटे से ना वो इलेक्ट्रॉन्स भी पाए जाते हैं, नेगेटिव चार्ज भी चिपके हुए होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और इनसाइड इट स्ट्रक इनसाइड इट, मतलब इसके साथ अंदर चिपके हुए होते हैं। इट इज़ लाइक प्लम्स इन द पिडिंग, कहते हैं जो ना प्लम पिडिंग की तरह मतलब नज़र आते थे, तो इसलिए इसने अपनी थ्योरी का नाम रख दिया प्लम पिडिंग थ्योरी, जे थॉमस ने, ठीक है। और इसके बाद हमने बस अभी तक मैंने 3 साइंसदानों का नाम लिया, एक था डाल्टन था, ठीक है, दूसरा जे थॉमस था, गोल्डस्टेन था। और इसकी तुम लोगों ने बस ये किस सेंचुरी में इन्होंने अपने अपने थ्योरीज दी थी ये याद रखना, ये एमसीक्यूज टाइप इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रो स्ट्रक्चर मतलब शक्ल जब देखी ना, सबसे पहले शक्ल के बारे में हम अब बताते हैं कि वो कैसा इंसान होगा, ठीक है। तो वो डाल्टन ने बस उसकी शक्ल में बताया कि वो सख्त होता है और ठोस कसीफ और सर्कल स्फीयर की तरह का होता है, ठीक है। उसके बाद गोल्डस्टेन ने थोड़ा सा उसके अंदर झांक कर देखा तो उसने प्रोटॉन दरियाफ्त किया उसके अंदर। और जे थॉमस था उसने थोड़े से और तर्जबात किए तो उसने भी यही कहा कि जो एटम होता है इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिव चार्जेस पाए जाते हैं, जिसको इसने इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया था। अब हमने करना है कि डिस्कवरी और कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि ये कैथोड रेज क्या होती हैं और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की ये हुई कैसे थी। हमने पहले ये तो बता दिया कि जे थॉमस ने ये किया था, पर अब हमने ये कहना है कि एक्सपेरिमेंट इसका किसने दिया था। उसने एक्सपेरिमेंट नहीं, उसने बस ये कहा था कि इसमें नेगेटिव पार्टिकल पाए जाते हैं, एक ने कहा था इसमें पॉजिटिव पार्टिकल्स पाए जाते हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि ये पार्टिकल्स पाए कैसे जाते हैं, उसकी शक्ल और सूरत के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया, ठीक है। तो फिर अब हमने क्या करना है कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हुई थी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कैसे दरियाफ्त हुए थे, इसका एक्सपेरिमेंट किसने दिया था उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब 1879 में क्या हुआ था कि एक साइंसदान था सर विलियम क्रॉक्स। इसने क्या किया था, इसने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की थी, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी। और अगर आपको याद हो तो उन्होंने ना जो जे थॉमस था उसने 1897 में उसने क्या कहा था कि एटम के अंदर ना इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। उससे पहले एक्सपेरिमेंट किसने किया था, 1879 में सर विलियम क्रॉक्स ने एक्सपेरिमेंट इसने किया था, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स दरियाफ्त इसने किए थे, बाद में पेशगोई जे थॉमस ने भी कर दी कि उसके एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिसको इलेक्ट्रॉन्स इसने कह दिया था। और डिस्कवरी हुई थी इसकी इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी 1879, डिस्कवरी बहुत पहले हो चुकी थी, ठीक है ना। और साइंसदानों ने फिर बाद में उसके ऊपर तर्जबात करते रहे तो उन पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे दिया, नेगेटिव पार्टिकल्स कहा गया था इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। अब जब हम सर विलियम क्रॉक्स का एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं तो इसमें हमें ये पता चलता है कि सर विलियम क्रॉक्स जो था इसने क्या किया था, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब किसे कहते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब भी उर्दू में ऐसा है कि एक ऐसी ट्यूब होती है जिसमें से करंट गुजरता है बहुत
हाई पावर ऑफ करंट गुजरता है, जिसमें एक ऐसी ट्यूब में जिसमें या तो गैसेस ना होने के बराबर होती है, मतलब इंसुलेटर होता है वो, जो शीशे की बनी हुई ट्यूब हो या तो इंसुलेटर होती है या फिर उसमें से गैसेस होती हैं लेकिन बहुत कम प्रेशर पे गैसेस पाई जाती हैं, बहुत कम गैसेस पाई जाती हैं, तो उसको हम डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। कोई भी आला हो सकता है जिसमें से करंट गुजर रहा हो लेकिन उसमें गैसेस पाई जाएँ लेकिन वो कम प्रेशर पर पाई जाएँ, ठीक है, तो उसको हम डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। तो सारे विलियम क्रॉक्स जो था इसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसमें से उसने हाई स्पीड करंट गुजारा और गैसेस उसमें थी, और ये जो डिस्चार्ज ट्यूब थी ना इसमें गैसेस पाई जाती थी, गैसेस इसमें से गैसेस पाई जाती लेकिन वॉल्यूम इसका बहुत कम होता था। मतलब इसने डिस्चार्ज ट्यूब ली, गैसेस डिस्चार्ज ट्यूब में थी और इसने करंट गुजारा, बहुत इलेक्ट्रिक करंट ना पासिंग जो किया था इसमें से गुजारा था ना वो बहुत हाई वोल्टेज का था। हाई वोल्टेज की बैटरी के साथ उसने ये डिस्चार्ज ट्यूब थी वो हाई वोल्टेज की एक बैटरी थी उसके साथ कनेक्ट किया हुआ था, ठीक है। इसको हमने क्या है, वैक्यूम था, ये वैक्यूम पंप इसको हम कहते हैं, वैक्यूम पंप, ठीक है, वैक्यूम पंप, ठीक। और इसको हमने एनोड का नाम, उसने एनोड का नाम दिया था, नहीं कैथोड, सॉरी कैथोड का नाम दिया था, जो कि नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ था, जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ था, ठीक है, तार के साथ। और इसको हमने एनोड का नाम दिया था जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया हुआ था, एनोड, ठीक है। इसको पॉजिटिव, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट के लिए मुशाहदात करने के लिए कुछ चीज़ें हैं, एक तो डिस्चार्ज ट्यूब है, गैसेस हैं कुछ, मगर लो प्रेशर पर कैथोड है, एनोड है, हमारे पास वैक्यूम है और बैटरी है। ये 4-5 चीज़ें हैं जो हमने यूज़ करनी है अपने एक्सपेरिमेंट में। और इसने जो मतलब डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैसेस का प्रेशर रखा था ना वो 10⁻⁴ atm इतना प्रेशर था गैसेस का, ठीक है। और इसने मुशाहिदा किया था कि इसने डिस्कवरी की थी इलेक्ट्रॉन्स की, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने करनी है। और इसमें हमने इसकी एक्सपेरिमेंट में हमने ये करना है कि सबसे पहले हमने एक जो बैटरी थी वो कनेक्ट की ना जब कैथोड के साथ, तो उन्होंने देखा कि जब वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे पार्टिकल्स कैथोड से निकल कर एनोड की तरफ मूव हुए, हरकत करते हुए हमें ना नज़र आए। इसने मतलब 2 इलेक्ट्रोड्स लिए थे, कैथोड और एनोड, और हाई वोल्टेज इसने बैटरी के साथ कनेक्ट किया था। जब करंट इसमें से गुजरा तो इसने देखा कि कैथोड से एनोड की तरफ जाती हुई ना कुछ शुआएँ थी, कुछ रेज़ थी, ठीक है ना। वो कैथोड से एनोड की तरफ जाती हुई उसे नज़र आई, उसके शाइनी सी दिखाई दी, उसे चमक दिखाई दी ऐसी, ठीक है, रेज़ दिखाई दी, रेज़ भी कह सकते हैं इन्हें आप, शुआएँ भी उर्दू में कह सकते हैं। तो वो ना कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही थी, ठीक है, क्योंकि वह कैथोड से प्रोड्यूस हो रही थी, तो इसलिए जो था ना सर विलियम क्रॉक्स, उसने इन्हें कैथोड रेज़ का नाम दे दिया था, क्योंकि वह कैथोड से पैदा हो रही थी। क्योंकि अब वो रेज़ प्रोड्यूस हो गई हैं तो अब हमने इनकी रेज़ की कुछ प्रॉपर्टीज़ करनी है। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे तो रेज़ प्रोड्यूस हुई बिल्कुल सीधा जा रही हैं, कि इससे ये पता चला कि कैथोड से एनोड की तरफ रेज़ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में परपेंडिकुलर ऐसे होता है ना, अगर ये लाइन है तो इससे बिल्कुल सीधी जो लाइन होती है ना, ये लाइन इस लाइन से परपेंडिकुलर है, इससे ये पता चलता है ना। तो मतलब ये अगर कैथोड है, कैथोड की सतह से बिल्कुल परपेंडिकुलर, उन्होंने क्या किया था, परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस, कैथोड के सरफेस से बिल्कुल परपेंडिकुलर ट्रैवल करती हुई ना उन्हें कुछ रेज़ दिखाई दी। पहली प्रॉपर्टी तो इसकी यही है, ठीक है ना, कि जो रेज़ प्रोड्यूस हो रही हैं कैथोड से वो परपेंडिकुलर मूव कर रही हैं, बिल्कुल परपेंडिकुलर उसके कैथोड के मूव कर रही हैं, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी है कि जब इसके रास्ते में कोई जिस्म रख दिया जाए, ये जो रेज़ जा रही हैं, ठीक है ना, ये जो शुआएँ जा रही हैं कैथोड से होती हुई, अगर इनके रास्ते में कोई जिस्म रख दिया जाए तो उसका साया बनता है। ज़ाहिर सी बात है, अगर ये लाइट के सामने मैंने किया है तो ये लाइट का साया नीचे को बन रहा है ना, मतलब लाइट इधर से आ रही है ऊपर से और नीचे को जा रही है, जिस तरफ उसकी सिमत है उसी तरफ उसका साया बन रहा है। इस तरफ इधर से कैथोड से वो रेज़ जा रही हैं और एक एनोड पर पड़ रही हैं। अगर इसके रास्ते में मैंने कोई जिस्म रख दूँ ना तो उसका साया इधर आगे की झुकाव ना, जो इस जिस्म का जो साया है वो एनोड की तरफ होगा,
ठीक है, एनोड की तरफ होगा। इससे ये जाहिर होता है कि जो रेज़ है ना वो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही हैं। जैसे कि इधर से अगर मैं आपको दिखाऊं तो रेज़ ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, इसलिए वो नीचे आगे की तरफ साया बन रहा है इसका, ठीक है। और एक ये है कि अगर इसके रास्ते में दूसरी ये चीज़ होगी, हमें बताती है कि वो कैथोड जो रेज़ है वो हमें कैसे पता चला कि वो एनोड की तरफ ही जा रही हैं, क्योंकि वो साया एनोड की तरफ बन रहा है। जो साये का झुकाव है ना, झुकाव वो एनोड की तरफ है, आगे की तरफ है, कैथोड से मुखालिफ सिमत में और कैथोड से आगे की तरफ और एनोड की जानिब है, ठीक है। और उसकी दूसरी रेज़ के अगर इसकी रास्ते में ये जो रेज़ जा रही हैं, अगर इसके रास्ते में अगर हम कोई जिस्म रख दें, ठीक है, कोई ठोस जिस्म रख दें तो इसका साया बनता है। ये तो हमें पता चल ही गया है। ये गैर मतलब इसमें से रोशनी नहीं ना गुजर सकती, तो रोशनी इर्द गिर्द से टकरा के आगे को जाती है और तो आगे इसका साया बन जाता है, ठीक है। और ये 3 तो ये प्रॉपर्टीज़ हो गई। चौथी प्रॉपर्टीज़ है कि जो जे थॉमस था उसने डिस्कवर किया था इसकी चार्ज ओवर मैस रेशो भी उसने फाइंड की थी। चार्ज ओवर मैस रेशो किसने फाइंड की थी? जो जे थॉमस था ना, उसने इसकी चार्ज टू मैस रेशो फाइंड की थी। और ये जे थॉमस था, इसने इसकी चार्ज ओवर मैस रेशो फाइंड की थी इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। ये हमारे पास 4 हो गए पॉइंट। 4 कौन कौन से अभी तक पॉइंट हुए हैं? वो ये हुए हैं कि एक तो अगर ये जो है कैथोड के जो रेज़ हैं कैथोड के परपेंडिकुलर मूव करती हैं, एक ही हो गया, ठीक है। दूसरा कौन सा था कि इन रेज़ के दरमियान अगर सामने रास्ते में कोई अगर ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, ठीक है, जिसमें से रोशनी ना गुजर सकती हो, तो वो क्या कहता है कि उसका साया बनता है, ठीक है। जिस तरफ से रोशनी आ रही होती है उसके मुखालिफ सिमत में क्या उसके आगे क्या होता है, सामने की तरफ उसका साया बनता है, ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, लाइट के सामने, क्योंकि ये रेज़ हैं दो, ये दूसरा, और क्योंकि ये रेज़ हैं जब ये किसी भी जिस्म पर पड़ती हैं तो उसका टेम्परेचर क्या कर देती हैं, हाई, ठीक है। जो होता है हमारा बल्ब होता है जो आम में घरों में लगा होता है, जब उससे शुआएं निकल रही होती हैं बहुत ज़्यादा, और अगर बहुत ज़्यादा देर तक वो चलाते रहो तो वो जो बल्ब होता है वो भी क्या होता है, गर्म हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें से शुआएं निकल रही होती हैं। वो कोई अगर जिस्म उसके पास रख दो, कोई चीज़ उसके पास रख दो तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, ठीक है। और जो चौथी बात है कि अगर इसके रास्ते में रख दो तो वो साया बनता है और इसका टेम्परेचर हाई हो जाता है। और ये जो रेज़ हैं ये क्योंकि कैथोड्स एनोड की तरफ जाती हुई दिखाई देती हैं, इससे ये जाहिर होता है कि ये किससे प्रोड्यूस हो रही हैं, कैथोड रेज से प्रोड्यूस हो रही हैं। और ये चार्ज ओवर मैस वैल्यू जे थॉमस ने की थी इसकी। और जब ये रेज़ क्या कहती हैं कि जब ये मतलब किसी भी जिस्म पर पड़ती हैं ना तो उसका टेम्परेचर क्या कर देती हैं, हाई कर देती हैं। और इसकी जो सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना वो ये है कि ना ये मतलब जो रेज़ है ना ये डिपेंड नहीं करती कि हम गैस अगर चेंज कर दें तो रेज़ जो निकल रही हैं वो भी चेंज हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता। या क्या करें कि हम कैथोड अगर चेंज कर दें तो भी रेज़ चेंज हो जाएंगी, नहीं, ये ना तो कैथोड पे डिपेंड करती हैं रेज़ और ना ही जिस चार्ज ट्यूब में जो गैसेस होती है ना ही इस पे डिपेंड करती हैं। कोई भी गैस ले लो, किसी भी किस्म का जो इलेक्ट्रोड जो हमने कैथोड लिया हुआ है, कोई भी कैथोड ले लो, तो ये रेज़ है ना ये नहीं बदलेंगी, ये वैसी ही पैदा होंगी जैसे कि गैसेस या कैथोड तब्दील करने से ये तब्दील नहीं हो जाएंगी, ये अपनी खुसूसियात हमेशा कायम रखेंगी, मतलब ये बदलती नहीं है, ठीक है। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो इस एक्सपेरिमेंट से ज़ाहिर हुई थी, ठीक है। और अब हम थोड़ा सा बुक से रीड कर लेते हैं ताकि हमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने आपको पढ़ाई हैं वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो इसकी ये जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और जिसमें सबसे पहले उन्होंने यही कहा है कि दिस रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस, मतलब ये कैथोड सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर, ठीक है, ये लाइन है ये इससे बिल्कुल परपेंडिकुलर अमूद, ठीक है ना, ये है ना ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये जो पेंसिल है इसके परपेंडिकुलर है हैंड के, ठीक है, परपेंडिकुलर मूव करती हैं। पहली प्रॉपर्टी यही है उन्होंने लिखी हुई। दूसरी का दे कैन कास्ट अप शार्प शेडो ऑफ एन ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट और इफ़ प्लेस्ड इन देयर पाथ, अगर कोई भी जिस ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट इसके रास्ते में रख दिया जाए तो वो क्या बनाते हैं, इसका साया बनाती है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा दे आर डिफ्लेक्टिव टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड शोविंग दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड, मतलब कि वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करती है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, और ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करती है, इसका मतलब क्या है कि ये नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि नेगेटिव क्या होता है हमेशा पॉजिटिव की तरफ कशिश करता है, एक दूसरे की तरफ ये कशिश करते हैं, और नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर धकेलते हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऑपोजिट मूव करते हैं।
उसके दे राइज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फाल, मतलब जिसके ऊपर भी पड़ती हैं उसका साया बढ़ा देती हैं ये जो रेज होती हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं। जे थॉमस डिस्कवर देयर चार्ज एंड मैस रेशो, लाइट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन दिस रेज हिट द वॉल्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब, मतलब जब भी ये रेज किसी डिस्चार्ज ट्यूब में किसी भी जगह टकराती हैं ना तो उस उधर क्या पैदा करती हैं, उधर रोशनी चमक सी पैदा करती हैं, ठीक है। इट वाज फाउंड दैट द सेम टाइप ऑफ रेज वर इमिटेड नो मैटर विच गैस एंड विच कैथोड वाज यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब, मतलब ये डिपेंड नहीं करती कि गैस हम कौन सी ले रहे हैं या हम कौन सा कैथोड इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इसकी एक ही टाइप की जो इट वाज फाउंड दैट द सेम टाइप ऑफ रेज, एक ही किस्म की ना एक ही किस्म की जो रेज है वो पैदा होगी, चाहे गैस आप चेंज कर लो या कैथोड चेंज कर लो, ठीक है। कैथोड या गैस के बदलने से ये रेज बदल नहीं जाएंगी, ये एक ही टाइप की रहेंगी, ठीक है। ये जो हमने अभी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं इससे हमें ये तो ये पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, ये टाइप्स इलेक्ट्रॉन्स की, ये ना तो गैस पे डिपेंड करती है, ठीक है, गैस पे, और ना ही क्या करती है कि ना ही वो उस पर डिपेंड करती है जो हमने कैथोड इस्तेमाल किया होता है, दोनों से इंडिपेंडेंट होती है। और दूसरी चीज़ है कि ये फास्ट मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स है, कैसे पता चलता है, क्योंकि जब भी ये जो रेज़ हैं ये तेज़ी के साथ मूव करती हुई कैथोड से एनोड की तरफ जा रही होती हैं, तो जो भी अगर हम कोई एक्टिव ऑब्जेक्ट इसके रास्ते में रख दें तो क्या बनाती हैं, इसका साया बनाती हैं, ठीक है। इससे पता क्या चलता है कि ये फास्ट मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी, और अगर आपको थोड़ी सी भी कोई समझ आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। शुक्रिया।